पर्पस को लेकर मुलाकात की? देखिए, इस वक्त मुरादाबाद का एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। रामगंगा बैंक के किनारे एक बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन 1-1.5 लाख की आबादी है, और उसको हटाने के आदेश की अफवाह है और कोशिश भी हुई है और नोटिस भी आ रहे हैं। कमिश्नर साहब से हम इसी मसले में मिले थे कि वो बहुत गरीब लोग रहते हैं वहाँ और बेरोज़गार हैं, विधवाएं हैं और उनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा हैं सब लोग। उनके लिए कुछ न कुछ सोचिए। कमिश्नर साहब ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि रामगंगा की मध्य धारा से 150 मीटर तक अगर कोई मकान आता है तो उसे हम हटाएंगे, कोई दुकान आती है उसे हटाएंगे। लेकिन हमने उनसे इस बात का आग्रह करा कि साहब ये लोग कहाँ जाएंगे और इनको रिहेबिलिटेट करा जाए। तो कमिश्नर साहब ने कहा मैं किसी भी इंसान को बेघर नहीं करूँगा और किसी भी इंसान को बेरोज़गार नहीं करूँगा। घर भी उनको दिए जाएंगे, अगर किसी की दुकान है तो वो भी उसको दी जाएगी। लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रशासन का रवैया बहुत उदार भी है और गरीबों की हमदर्दी का भी है, और ख़ास तौर से कमिश्नर साहब का, कि वो गरीबों के बारे में बहुत सोचते हैं। इसलिए पैनिकी ना हो, परेशान ना हो और टेंशन ना करें। हमारी उनसे ये बात हुई और उसके अलावा हमने कुछ 2-3 समस्याएं और रखी हैं, जिसमें जो ढेला नदी का पुल है काशीपुर मार्ग के ऊपर 4 लेन हो रहा है। हमारी नितिन गडकरी जी से बात हुई थी, पार्लियामेंट में हमने उठाया तो उन्होंने कहा था हम जब बना देंगे दूसरा पुल, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, 4-5 साल लग जाएंगे। तो हमने ये आग्रह करा है कमिश्नर साहब से कि साइड में जैसे पहले 4 बम्बे डाल के रोड चलाई थी जब बरसात ना हो, तो अगर हम साइड में खड़ंजा डाल के बम्बे डाल दें तो एक तरफ का ट्रैफिक इधर से चला जाएगा, दूसरी का इधर से आ जाएगा, 2-2, 3-3 घंटे का जाम ख़त्म हो जाएगा। दूसरी समस्या जो मुंडा पांडे सेफनी मार्ग है वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए बात करी है और उसके लिए भी कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम इसको इंक्वायरी करा के इसको कराएंगे। तीसरा, जो घोंडा एतमादी के अंदर एक अवैध गौशाला चल रही है जिससे किसानों को बहुत परेशानी है, वो तमाम उनके जानवर किसानों को खेत खा रहे हैं और बदनामी हो रही है सरकार की भी और हम सब लोगों की भी। उसकी भी इंक्वायरी करा के उसको उनकी गायों को सरकारी गौशाला में शिफ्ट किया जाए। डॉक्टर साहब, नीट को लेकर संसद में काफी ज़्यादा हंगामा चल रहा है। देखिए, इससे बड़ा मजाक हिंदुस्तान के साथ नहीं हो सकता और बच्चों के साथ नहीं हो सकता, भावी पीढ़ी के साथ नहीं हो सकता। ये तो नीट है जो अब उजागर हो गया, लेकिन मैं आपको बहुत ही रसूख से इस बात को कह सकता हूँ कि इन पिछले 10 सालों में कोई भी इम्तहान ऐसा नहीं हुआ जिसमें फेयर हुआ हो, जिसमें लीक ना हुआ हो, पेपर लीक ना हुए हो। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कहाँ पर हैं? कितने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाले हुए हैं। ये 24,000 बच्चा बैठा है और 4,000 हर बच्चे की फीस थी। आप हिसाब लगा लीजिए क्या हुआ। और फिर सबसे ज़्यादा उनके भविष्य का सवाल है। 720 में 720 नंबर 67 स्टूडेंट के, और 718 नंबर कैसे आ गए? अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके 4 नंबर कटते हैं और एक माइनस कटता तो 5 कटते हैं, तो 715 होते। 718 कैसे आ गए या 714 कैसे आ गए? ओपन घोटाला है। लेकिन सरकार के मंत्रियों ने बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया, खासतौर से शिक्षा मंत्री ने, कि ये सब नॉर्मल हुआ है। जब आप लोगों ने, प्रेस ने, मीडिया ने इसको हाईलाइट करा तो आप कह रहे हैं 2-3 जगह घोटाला हुआ है। हिंदुस्तान के किसी भी एक कोने में अगर कोई पेपर लीक होता है तो विदिन मिनट्स पूरे हिंदुस्तान में वो वायरल हो सकता है। इस परीक्षा को तुरंत निरस्त करा जाए और इसकी दोबारा परीक्षा हो। डॉक्टर साहब, चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए, लेकिन लिंचिंग की कई घटनाएं हो रही है लगातार, तो क्या कुछ कहेंगे सरकार को? देखिए, बीजेपी हताश है, निराश है। बीजेपी का एजेंडा है कैसे हिंदू मुसलमान करके देशवासियों को लड़ाया जाए, इनके प्यार मोहब्बत को ख़त्म किया जाए और वोट पोलराइज किया जाए। आपने प्रधानमंत्री जी के भी बयान सुने होंगे आखिर में, कभी ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, कभी मंगलसूत्र, क्या क्या। ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती इस तरह की बातें। लेकिन फिर भी हमारे हिंदू भाइयों ने इसका कोई असर नहीं लिया।
हिंदू भाइयों में और मुस्लिम भाइयों में बहुत ज़बरदस्त प्यार मोहब्बत और इत्तेहाद है। वो इन चीज़ों के चक्कर में अब नहीं आ सकते और अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। अभी खिसियाट हो रही है। दो मौलानाओं का मर्डर हो गया, एक मुरादाबाद में भी हुआ है। मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी की दुकान का सामान फेंका जा रहा है। तो ये एक खिसियाट है जो इस एपिसोड के बाद, इस इलेक्शन के बाद इन लोगों के अंदर। डॉक्टर साहब, असदुद्दीन ओवैसी ने जो था सदन में फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया गया था, दिल्ली में उनके आवास पर हमला हुआ, वे किस तरीके से मानते हैं इस तरीके की घटना? देखिए, इंसानियत की तारीख में आज तक इतना बड़ा जुल्म दुनिया में कहीं नहीं हुआ जितना फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है। चाहे वो मासूम बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों। और आज भी गाज़ा के अंदर जो बूढ़े और महिलाएं बूढ़ी थी, उनको छोड़ के रह गए अपने मकानों में और बाकी लोग छोड़ के चले गए, उनके ऊपर कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म कहाँ हो सकता है? तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब मैं MP था तो मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर अगर फ़लस्तीन के मुद्दे को नहीं उठाया जाए तो देश में क्या संदेश, दुनिया में क्या संदेश जाएगा? डॉक्टर साहब, विपक्ष के कई सांसदों ने सिंगोल को लेकर लेटर लिखा है, राजशाही का प्रतीक है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं पहले से कहता चला आया हूँ कि सिंगोल एक राजशाही का प्रतीक है। अब लोकतंत्र है, अब राजशाही नहीं है। उस वक्त राजशाही में डेमोक्रेसी नहीं थी, सामाजिक न्याय नहीं था, सामाजिक स्वतंत्रता नहीं थी। सिंगोल उसका प्रतीक है। सिंगोल को वहाँ लगाने का क्या उचित है? अब हिंदुस्तान अपने संविधान से चलता है, राजतंत्र से नहीं चलता। राजतंत्र वो तंत्र होता था जिसमें बादशाह की ज़बान